अल्काइल लिथियम और गिगनार्ड एजेंट जानते हो, आरएमजीएक्स होता है। अल्काइल लिथियम लेते हैं, यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लिए हम लोग। नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम होगा। आप एक चीज याद रखें कि गिरग्नार्ड एजेंट जो होता है ना, गिरग्नार्ड एजेंट या अल्काइल लिथियम, ये सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस भी होता है। जनरली जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को अगर कहीं पे एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा ना, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा वो। आई बात समझ में। ये 11th का टॉपिक पढ़ा हुआ, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। ये आरएमजीएक्स होता है, ये ग्रिग्नार्ड होता है, ये आरएमजीएक्स, ये अल्काइल लिथियम होता है। ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बेस होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है ये। बेस और न्यूक्लियोफाइल होता है ये। इसी ग्रिग्नार्ड में अगर आप क्या करोगे, जिंक क्लोराइड दोगे, ये कैडमियम क्लोराइड दे दोगे, तो क्या हो जाएगा? डाल्कल कैडमियम बनेगा आपका। तो फिर क्या होता है? ट्रांसमेटिलेशन बोलते हैं इसके। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। ट्रांसमेटिलेशन होता है वो। तो वो सब आगे पढ़ाएंगे, 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन में होता है वो सब, ट्रांसमेटिलेशन क्या होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड जो होता है, ये स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ किसका होता है? स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस। बहुत स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेस होता है। मतलब पूरा केमिस्ट्री में अगर कोई भी स्ट्रॉन्गर बेस अगर सोर्स होगा, तो एक लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड जो H माइनस देता है, और एक आप याद रखिए ग्रिग्नार्ड और अल्काइल लिथियम। ये क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में अगर एक्टिव हाइड्रोजन देखो, किसी भी कंपाउंड में ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन पे हमेशा होता है डेल माइनस, डेल प्लस होता है, इस पे क्या होता है? डेल माइनस होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में जब बात करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है? एल्काइन का। और एल्काइन में भी टर्मिनल एल्काइन का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। आप ये भी नहीं कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जाओ, या आप फेनॉल जाओ, या अल्काइन जाओ, ये सब का सब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। लेकिन इस वीक एसिड में आप कंपेयर करोगे, तो ये सब क्या होता है आपका? कंपेयर टू अल्केन, अल्काइन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। लेकिन इटसेल्फ अल्काइन क्या होता है आपका? वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता ये सब। याद रखोगे। तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। फिक्स है। वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। आपको 11th में मैंने एक बताया था, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है किस? अल्काइन से। तो एक सबस्ट्रेट में अगर अल्कोहल भी होगा और अल्काइन भी होगा, एक ही सबस्ट्रेट में अगर अल्कोहल भी होगा, और मान लो कि कहीं पे रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, और एक बार आईआईटी का जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, क्या ये था? अल्काइन भी लिया था टर्मिनल, और उसी अल्काइन में एक साइड क्या रखा था? ओएच ग्रुप भी रखा था। अब वहां पे क्या किया था? वहां पे वन इक्वेलेंट सोडामाइड लिया था, NaNH2 वन इक्वेलेंट लिया था। तो आप किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? अल्काइन के साथ करवाओगे। आई बात समझ में। अल्काइन के साथ क्यों करवाओगे? उसका रीजन है, वहां पे देखो अल्काइन आपका क्या होगा, दो इक्वालेंट अगर लेंगे, तो अल्काइन भी जाएगा, और नहीं नहीं, एक इक्वालेंट लेंगे तो अल्कोहल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल मोर एसिडिक है, तो अल्कोहल के साथ करवाएंगे। वहां पे क्या लिया था? दो इक्वालेंट सोडामाइड लिया था। तो दो इक्वालेंट लेंगे तो क्या होगा? टर्मिनल अल्काइन भी आपका क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा। और अल्कोहल का भी क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब एक तरफ अल्का एल्कोक्साइड आ गया, एक तरफ अल्का क्या हो गया? अल्कानाइड्स आ गया। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एल्कोक्साइड से बेटर न्यूक्लियोफाइल है कौन आपका? सोडियम अल्कानाइड्स। क्योंकि अल्कोहल से वीक एसिड होता है अल्काइन, कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो। अब उसके थ्रू वहां पे आगे जाके रिएक्शन करवाया था। उसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे ये दिया है। तो आप देखो यहाँ पे अल्काइल लिथियम अगर लेंगे, तो अल्काइल लिथियम में क्या होता है? निगेटिव होगा, ये प्लस होगा। ये निगेटिव यहाँ से प्रोटॉन ट्रैप करेगा, और जैसे प्रोटॉन ट्रैप करेगा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Rc माइनस हो गया, Li प्लस आ जाएगा। अब प्लस इधर से क्या होगा? RH आ जाएगा। देखो क्या बना? न्यूक्लियोफाइल बन गया आपका। बना निक्लोफाइल। तो आप याद रखेंगे, टर्मिनल का जहाँ भी होगा, ग्रीनार्ड लो या अल्काइल लिथियम लो, उसका काम क्या होता है? वहां से एक्टिव हाइड्रोजन को ट्रैप करना। जैसे एक्टिव हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, तो क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा। ये रिजल्टिंग कंजुगेट बेस जो होगा, वो क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ निक्लोफाइल होगा। अब वहां पे निक्लोफिलिक सॉल्यूशन करवा दो। देखो यहाँ पे क्या लिया, ये स्ट्रॉन्गर। देखो यहाँ से क्या करेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन है, आप वन से क्या बनाओगे? एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन गया आपका? निक्लोफाइल बन गया। सेकेंड में क्या दिया आपने? देखो नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड है वो। नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड मतलब 1 डिग्री।
अब 1 डिग्री पे तो आपने टर्मिनल अल्काइन लेके आपने रिएक्शन करवा के SN2 के थ्रू क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड में आप SN2 करवा दोगे, और सेकंड में SN2 के बाद आपने क्या किया, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया, तो ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दोगे, सिस में कन्वर्ट कर दोगे। ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करोगे, सिस में कन्वर्ट करोगे। तो आपका यहाँ पे क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल कैटालिटिक रिडक्शन। बताइए। ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये इक्विवेलेंट, नहीं 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 नहीं, ये एन ब्यूटाइल लिया आपका, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे दिया। ठीक, तो इसका मतलब वही है कि ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होगा, एन ब्यूटाइल तो रखा उसके साथ। तो मतलब ये है आपका कि आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखो ये हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन है ये, और इसी से आपका एन ब्यूटाइल है ये एक स्ट्रक्चर है बात। आप क्या होगा, एन ब्यूटाइल पे ये क्या करोगे, एसिड बेस का रिएक्शन करवाओगे, यहाँ से क्या बनेगा, निगेटिव। वो एन पेंटाइल ब्रोमाइड जो रहेगा, क्लोराइड जो लिए थे एन पेंटाइल, ये क्लोराइड हो जाएगा, उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ से हटेगा, इधर क्या आएगा, C5 हो जाएगा, H11 आ जाएगा, एक तरफ क्या आएगा, एन ब्यूटाइल आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिस या ट्रांस बनाना है आपको, सिस बनाना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन का पॉसिबिलिटी है आपका, ऑप्शन 3। यही बात समझ में। आप यहाँ पे क्या दिया, देखो दो एन ब्यूटाइल दिए, तो दो एन ब्यूटाइल तो आप लाओगे नहीं, क्योंकि एन ब्यूटाइल का काम ही नहीं वहाँ पे रिएक्शन करना। वहां से एन ब्यूटाइल जो लिए अल्काइल लिथियम के साथ लिए, वो उसका काम क्या, प्रोटॉन ट्रैप करना। वो प्रोटॉन ट्रैप करके तो एन ब्यूटाइल बना के साइड हो गया, वो क्यों जाएगा रिएक्शन में, उसका काम था प्रोटॉन को ट्रैप करना। मतलब ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एन ब्यूटाइल है, ये एन ब्यूटाइल, और ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, ये जो एन ब्यूटाइल लिए थे, ये क्या होता है, एन ब्यूटाइल लिथियम, ये क्या होता है, डेल माइनस, ये क्या होता है, डेल प्लस। इसका काम क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन लेना है, यहाँ से ये रखिए। तो ग्रेगनार्ड तक क्या करेगा, वो अल्काइल लिथियम क्या करेगा, प्रोटॉन ट्रैप कर लिया, सॉल्ट बना देगा वो। सॉल्ट बनाने के बाद ना आपका रिएक्शन आगे करवाओगे, ये क्या होगा, एन ब्यूटाइल होगा, और ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा, Li+। बना अभी, अब आगे रिएक्शन करवा दो। फिर आगे जब जाएंगे तो आपने क्या किया था, पेंटाइल ब्रोमाइड लिया था, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड थे, यही तो नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड होगा, देखो 1 2 3 4 5। नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड पे क्या करेंगे, SN1 या SN2, SN2 करेंगे, तो ये एन ब्यूटाइल आ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का आएगा, इधर क्या होगा, C5 और H11 आ जाएगा। C5H12 क्या होता है आपका, N10, उसमें तो एक हाइड्रोजन का शॉर्टेज होगा, तो क्या लिखेंगे, C5H11। आप फिर क्या करेंगे, लिंडलार्स लेंगे, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट आप क्या करते हो, प्लेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, प्लेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। और उसको पॉइजन किससे करते हैं हम लोग, सल्फर से या क्विनोलिन से, कैटलिटिक पॉइजन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर रिडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। और सबसे बेस्ट सपोर्टर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लिंडलार्स में सबसे बेस्ट सपोर्टर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ओवर रिडक्शन को एकदम भी बंद कर देता है, नो चांस ऑफ ओवर रिडक्शन इफ द palladium supported our calcium carbonate a poison with quinoline or sulfur। तो ये जैसे लोगे तो किस में जाएगा, सिस या ट्रांस में जाएगा, ये सिस में, तो सिस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन ब्यूटाइल लिए, इधर आपने क्या लिया, C5H11 लिए, इधर क्या होगा, H हो जाएगा, ये क्या होगा, H हो जाएगा। अभी तक आपने जितना टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में कवर था आपके लिए, कर लेंगे, आई बात समझ में। फिर देखो एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखना। जैसे ये बोला आपको, देखो बोला कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बोला है कि व्हिच ऑफ दीज रिएक्शन आर पॉसिबल। फर्स्ट जो होगा वो एराइल हैलाइड्स है कि बिना एराइल हैलाइड्स है। तो मैंने तो बोला था कि एनाइड्स Cl से एराइल हैलाइड से फिनाइलिक हैलाइड आप कभी नहीं यूज करोगे। प्रेरिल का अल्काइलेशन जब करवाए थे आपको, तो वहां पे अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड ले सकते हो, बेंजाइल हैलाइड ले सकते हो, एराइलिक नहीं ले सकते हो। मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन कभी sp2 कार्बन से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि sp2 कार्बन से होगा तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और लॉन पेयर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, लेस होगा। इसीलिए कभी भी प्रेरिल का रिएक्शन बिनाइलिक पोजिशन से एराइलिक पोजिशन से मत करवाना। आई बात समझ में, तो ये तो नहीं होगा आपका। सेकंड जाएंगे तो क्लोरीन एक्सेस एनाटा Cl3, तो
हेक्साक्लोरोबेंजीन तो बनाते हैं हम लोग। बीएससी इसको नहीं बोलते, बीएससी लिए थे जब आप अल्ट्रावायलेट में लिए थे, वहां पे डबल बॉन्ड आपका लॉस हो जाता था, यहाँ पे बेंजीन का रिंग रहता था, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब वो था बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आ जाएगा ये। फिर ये लेंगे एनाटस, ये भी नहीं होगा क्योंकि विनाइलिक पोजिशन आपने ले लिया। और फिर ये क्या लिया आपने, फ्रेल का रिएक्शन, ये तो होगा पॉसिबल है। तो बताइए कौन कौन सा पॉसिबल है, बी और डी। कर लेंगे। नीट में भी इसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देता है ये। देखो ये सब आपको बताए थे। विड्रॉइंग ग्रुप क्या फेवर करता है, SN2। और डोनेटिंग ग्रुप क्या फेवर करता है, SN1। अब बेंजाइलिक पोजीशन किसके लिए होता है, दोनों के लिए, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए। आपने देखा था SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, SN1 में। और SN2 में आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे करता था। तब उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दोगे कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होगा, कहाँ पे सेकंड ऑर्डर होगा। आई बात समझ में। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बताओ, ये होगा SN2, और ये क्या होगा आपका SN1। ठीक से होगा वो, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आर इफेक्ट देगा, और ये क्या देगा, माइनस आर इफेक्ट देगा। तो विड्रॉइंग क्या फेवर करेगा, SN2। SN2 ट्रांजिशन स्टेबिलिटी होता है वहां पे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या फेवर करेगा, कर लेंगे, आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लोगे, देखो 2 क्लोरो फेनाइल ब्यूटेन, ये सब एलिमिनेशन का पार्ट है, ये करवाने दो अभी। तो देखो क्वेश्चन ये जेई मेन का मैंने लिया, ये फ्रेडल का प्रेडिक्शन ये भी आप कर सकते हो। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एलिमिनेशन बताने तो उसका बता देते हैं ये। क्या करेगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्या करवाता है, 11th में पढ़ाया था मैंने, एलिमिनेशन करवाता है। तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड दे देगा, और तो कहीं रिएक्शन करवाने के चांस ही नहीं है। टर्सरी ब्यूटल ब्यूटॉक्साइड का काम होता है डी हाइड्रोहेलोजनेशन। तो डी हाइड्रोलोजनेशन करेगा तो ये डबल बॉन्ड देगा। और उसके बाद आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो प्रोटोनेशन तो करेगा। तो डबल बॉन्ड को प्रोटोनेशन करेंगे तो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो प्रोटोनेशन के थ्रू कार्बोकेटाइन इसके क्लोज तो नहीं बनाओगे क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर देगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, इस पोजीशन पे। कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, बेंजीनिंग पे अटैक कर देगा, फ्रेल का अल्काइलेशन। तो आपके ये चांस आने का चांस है ये सब। हम्म हेटरिक मैं बोल सकता हूँ। ये CH2 है ये, और CH है ये, NO2 है ये क्या काम करता है, विदड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस जब जाओगे, CH2 जब जाएंगे इसमें CH लेंगे, नाइट्रो ग्रुप लेंगे, तब देखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे फ्लो करवाते हो, मैंने पाया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो अगर H+ अगर अटैक भी करने जाएगा तो यहाँ पे कहाँ क्यों अटैक करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड। तो वो किसके लिए छोड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए छोड़ेगा वो। तो प्रोटॉन कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब होगा तो आपको मैं बताऊंगा CH2+, और ये CH2 और ये NO2। और आपको लिया मैंने CH3 CH+ और NO2। अगर इस दोनों में बोलूंगा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तब स्टेबिलिटी किसका बोलेंगे, 1 > 2। आप बोलोगे कि 1 में क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन तो आपका 2 है, 2 में बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो 3 है, तो 2 क्यों नहीं ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यह नाइट्रो ग्रुप है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट देगा, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। आई बात समझ में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था हमेशा एंटी मार्किंग का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा अल्किन के साथ, हमेशा क्या होता है, एंटी मार्किंग का। और एल्कीन को अगर कंजुगेशन कर दोगे कीटो के साथ तो फिर 1,4 एडिशन निक्लोफिलिक एडिशन हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। वहां पे क्या होता है, निक्लोफिलिक होता है। जबकि एल्कीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। कर लेंगे। तो इसीलिए वहां से बताएंगे निक्लोफिलिक जब अटैक करता है यहाँ पे वो उसी के कंजुगेशन पे, H+ जब अटैक होगा तो इसी साइड से अटैक करेगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि उधर कार्बन आयन बनाओगे ना, इधर क्या बनाएंगे, कार्बन आयन बनेगा, उसका रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे वो निक्लोफिलिक एडिशन का कंडीशन ही नहीं था, क्योंकि एडिशन करोगे तो फिर रैपिडली हीट करके क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। मतलब अल्टीमेटली आपको बोला कि कार्बोकेटाइन बना के रिंग पे अटैक करवा दो, क्योंकि ऑप्शन ही रखा उसी के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉसिबिलिटी आप सोच ही नहीं सकते, सैक्लाइजेशन करवाना ही है आपको। और सैक्लाइजेशन रिंग क्लोजर करेंगे किसके थ्रू, आप कार्बोकेटाइन के थ्रू। और अल्काइलेटिंग एजेंट जो होता है फ्रेडल का वो अल्काइल हैलाइड भी होता है, अल्काइल के अलावा क्या होता है, एल्कीन भी होता है। एल्कीन भी आप अल्काइलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब लोग अल्काइलेटिंग एजेंट जो बेंजीन पे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन है फ्रेडल का अल्काइलेशन में, वहां पे अल्काइलेटिंग एजेंट होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइलेटिंग हो जाते हैं एल्कीन। अल्काइलेटिंग एजेंट अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल से भी कार्बोकेटाइन आएगा, एल्कीन से भी कार्बोकेटाइन आएगा।
एल्काइल हाइड्राइड पे अगर एड्रेस AlCl3 लेंगे तभी भी कार्बोकेटायन आएगा, तो ये सब होता है आपका एल्काइलेटिंग एजेंट्स, राइट। तो वो सब और भी आगे और भी बताएंगे आपको। लिखो टॉपिक कहाँ तक गए थे हम लोग? डिएक्शन सोडियम विलियमसन सिंथेसिस बता दिए थे ना। सेकंड लिखो। एलिमिनेशन। विलियमसन सिंथेसिस बता दिए थे, टर्मिनल अल्कान का रिएक्शन बता दिए थे नाइट्रोजन के लिए। लिखो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में देखो क्या होता है, ये पढ़े होंगे तो देखना, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन होता है आपका। बी माइनस लिए, हीट लिए, प्रोडक्ट लाया यहाँ पे। सबसे पहले इस प्रोसेस में देखो, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप होगा, ये क्या ग्रुप है ये आपका? लिविंग ग्रुप। 11th में पढ़ाए थे, फिर एक बार पढ़ा देता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप में ये कार्बन को बोला जाता है अल्फा। एल्काइल ग्रुप होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जाओगे तो एक क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, और क्या होगा, रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पार्टिकल ग्रुप से अटैच होगा, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होगा तो उस कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे आप। जैसे कीटो में कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होता है, एल्डिहाइड में कार्बन होता है, तो उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे। उसके क्लोजर जो कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप का, दैट इज योर अल्फा कार्बन। आई बात समझ में? तो लिविंग ग्रुप कहाँ से अटैच होगा, अल्फा कार्बन से। डीप्रोटोनेशन जब करोगे तो लिविंग ग्रुप प्रोटॉन जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, बीटा पे। आप खुद से सोचो कि किसी भी कंपाउंड को एलिमिनेशन करके अगर एल्कीन लाएंगे तो 1 2 एलिमिनेशन ही होगा, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे एक बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन होगा। एक पे फील्ड ऑर्बिटल लाएंगे, एक पे वैकेंट ऑर्बिटल लाएंगे। एक फील्ड ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ टू लोब का इंटरेक्शन होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में? तो आप हमेशा याद रखेंगे, एलिमिनेशन में क्या होता है, दो सिग्मा टूटता है, एक पाई बनता है, चेक कर लो। तो बेटा दो सिग्मा को तोड़ के एक प्योर पी लाओगे तभी तो पाई का चांस होगा। आई बात समझ में? तो एक तरफ क्या करना, आपको फील्ड ऑर्बिटल रखना है, एक तरफ आपको वैकेंट रखना, दोनों के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग, तो क्या बनेगा, पाई। आप बताइए, दो सिग्मा को तोड़ के एक पाई बनाओगे तो प्रोसेस तो इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आप दो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ एक वीक बॉन्ड को बना रहे हो। तो प्रोसेस अगर इंडोथर्मिक होगा तो डेल एच क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। ठीक, एलिमिनेशन का डेल एच पॉजिटिव होता ही है। ठीक। अब एक काम करो, जब रिएक्शन करवाए थे तो ये सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हुआ था, ये बेस इन्वॉल्व हुआ था। रिएक्शन के बाद देखो प्रोडक्ट भी आया, साइड प्रोडक्ट भी आया, ये दो, तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो डेल एस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हुआ। अब देखो डेल जी क्या होता है आपका, डेल एच माइनस टी डेल एस। रिएक्शन में आपने देखा होगा कि इसको क्या करना, निगेटिव करना है, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल जी निगेटिव होगा तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। टू मेक द डेल जी निगेटिव, टी डेल एस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो डेल एच से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। देखो फॉर डेल जी निगेटिव के लिए आपको क्या होना चाहिए, डेल एच के से ज्यादा होना चाहिए किसका, टी डेल एस का। हमेशा याद रखना, दो ही कंडीशन होता है, या तो इंथैल्पी इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, या तो इंथैल्पी इंट्रोपी चेंज निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो या तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, या तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब टेम्परेचर का इम्पैक्ट या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, या तो दोनों का दोनों क्या होगा, निगेटिव। एक पॉजिटिव एक निगेटिव पे टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, इंट्रोपी चेंज निगेटिव होगा, या इंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा, इंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन चेंज अगर अपोजिट है, तो कभी टेम्परेचर का इम्पैक्ट ही नहीं होता। टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है दो ही कंडीशन में, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आप फाइंड करोगे, तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर मोर देन इक्विलिब्रियम पे आएगा। निगेटिव होगा, आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करेंगे, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट द एनी टेम्परेचर लोअर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। बस दो ही कंडीशन आती है। तो यहाँ पे देखो कि आपने ये लिया, इट मीन्स
Elimination will be spontaneous at high temperature or low temperature. हाई टेम्परेचर पे तो आप कभी भी एलिमिनेशन देखते हो तो हमेशा हीट का साइन देता है कि नहीं? आप डिहाइड्रेशन देखो वहां भी हीटिंग करना पड़ता है आपका। डिहाइड्रोजनेशन करो तो वहां भी हीट का साइन देना पड़ता है। हीट का साइन ही हीट का साइन जैसे देगा तो वो समझ में आता है, या तो डिकार्बोक्सिलेशन कहीं पे होगा, कहीं पे डिहाइड्रेशन होगा, कहीं पे डिहाइड्रोजनेशन होगा या डी हेलोजनेशन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। हीट का साइन जैसे आ गया कर लेंगे ये। आई बात समझ में? हाई टेम्परेचर किसको फेवर करेगा? डेलेस देखो, सबसे पहले क्या होगा कि आप दो सिग्मा को तोड़ के एक पाई ला रहे हो, तब बेसिकली दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के एक वीक बॉन्ड बनाने जा रहे हो। तो प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि दो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग को तोड़ने के लिए डिमांड ज्यादा होगा। आप रिजल्ट में तो वीक बॉन्ड बन रहा है, आपका क्या हो जाएगा? डिमांड आपका क्या होगा? वहां पे एनर्जी क्या होगा? लेस रिलीज होगा। रिएक्शन फेवरेबल कब होगा? तो जब आप हाई टेम्परेचर करो। लो टेम्परेचर रिएक्शन फेवर नहीं करेगा ये। लो टेम्परेचर पे आप देखते हो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ऐसी को हाई टेम्परेचर पे जाके क्या करवा देते हैं? एलिमिनेशन कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया आपका? अब ये एलिमिनेशन को इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, या इसी को बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। तो 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन से हमेशा क्या बनाएंगे आप? एल्कीन। एक होता अल्फा एलिमिनेशन, मतलब जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसी कार्बन से आप दूसरा ग्रुप भी हटाओगे। तो जब दो ग्रुप को साइमल्टेनियसली एक ही कार्बन से आप रिमूव करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन से कार्बिन बनता है। क्या बनता है वहां से? कार्बिन। बीटा एलिमिनेशन से बनता है अल्कीन। गामा डेल्टा जितना भी एलिमिनेशन करोगे सब पे साइक्लाइजेशन होता है। क्या होता है वहां पे? साइक्लाइजेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन से कार्बिन, बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन, गामा डेल्टा ओमेगा एलिमिनेशन दैट लीड टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। तो वो भी आपका कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप अभी हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं? हम लोग बीटा एलिमिनेशन पे कर लेंगे। अब देखो क्या होता है जब ये एलिमिनेशन करेंगे। अल्फा बीटा बीटा एलिमिनेशन का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखो कि आपको पूछेगा कि मैकेनिज्म इसका बताओ, कौन सा पाथ फॉलो करेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो तीन पॉसिबिलिटी आता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है देखो। ये दोनों बॉन्ड को एक ही साथ तोड़ देंगे, पाई बॉन्ड बनाना है आपको। ये दोनों सिग्मा को आपने एक ही साथ तोड़ दिया, एक ये पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी। लेकिन जब एक ही साथ दोनों बॉन्ड को तोड़ोगे तो उसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं। इंटरमीडिएट तभी इन्वॉल्व होता है जब स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड को तोड़ोगे। यहाँ तो आपने हेटेरोलाइटिक फिजन किया लेकिन दोनों बॉन्ड को एक ही साथ तोड़ दिया, तो कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में? जब किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता इसका मतलब वो एलिमेंट्री स्टेप होता है। मतलब वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। और जब रिएक्शन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप में जाएगा तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा। आई बात समझ में? और हमेशा याद रखना कि एक एलिमेंट्री स्टेप और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हैपेंस इन द सिंगल स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैपेंस इन 2 और मोर स्टेप्स। तो इंटरमीडिएट कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? कॉम्प्लेक्स में। ये 11th का अगर लेक्चर देखोगे तो 11th में मैंने थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दिया था ताकि मैकेनिज्म आप समझो। मैंने ये भी बताया था एक होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ होता है, रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, थ्योरेटिकली आप नहीं बोल सकते हो। किसी भी रिएक्शन में हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। उसको बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं उसको? रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व होगा उसके एक्सपोनेंट का सम को बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर एक होता है थर्मो, एक ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। कौन? ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल एक साथ कॉलिजन कर रहा है सो दैट यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट जो भी बना ना उसको क्या बोलते हैं लोग? मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा होता है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4, मतलब फ्रैक्शन में कभी आने वाला नहीं है। अब मॉलिक्युलरिटी हमेशा होता है थ्योरेटिकल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल नहीं। एक ही रिएक्शन में अगर बायोमोलिकुलर आपने देखा वहां पे, अगर रिएक्शन कंडीशन चेंज करेंगे तो वो बायोमोलिकुलर ही रहेगा लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? तो वो आप काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे, लेकिन मैंने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया था लगभग।
तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, दो स्टेप लिए। तो आपको मैंने बोला कि पहले दोनों को एक साथ तोड़ दो, एक पॉसिबिलिटी। एक बार क्या करेंगे, पहले इसको भगाएंगे, फिर उसके बाद इसको भगाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी। आप थोड़ा सोचो, पहले इसको भगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी, पहले हाइड्रोजन को भगाएंगे, तो देखो बनेगा कार्बन आयन, राइट। और उसके बाद किसको भगाएंगे, लिविंग ग्रुप को। तो जब दो इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई इंटरमीडिएट आएगा। और दोनों बॉन्ड को एक ही साथ तोड़ोगे तो नो इंटरमीडिएट। आपके पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन भी इन्वॉल्व होगा, कार्बन आयन भी इन्वॉल्व होगा। कर लेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी कवर करेंगे, थ्री। उसी में एक आएगा E2, एक आएगा E1, एक आएगा E1C। तीन प्रोसेस आएगा। कर लेंगे, तो लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लिखो वन Cl, CS बॉन्ड्स। दोनों को एक साथ तोड़ेंगे, तो देखो क्या करेंगे। कौन इन्वॉल्व होगा, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट तो आएगा। इंटरमीडिएट नहीं आएगा, देखो ये बी माइनस अटैक कर रहा है यहाँ पे। बताओ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा आपको, इस पर निगेटिव आएगा। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। आप बताओ, कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कार्बन ड्यूटेरियम देते तो रेट पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक ही स्टेप में तो हो रहा है। तो एक ही स्टेप में सारा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगा ना रेट पे। जब एक ही स्टेप में कोई रिएक्शन होगा तो जितना भी बॉन्ड तो सारा बॉन्ड तो इन्वॉल्व हो रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। आएगा कि नहीं, तो अगर कार्बन को हटा, कार्बन हाइड्रोजन को हटा के कार्बन ड्यूटेरियम का लेबलिंग करेंगे तो रेट पे तो इम्पैक्ट आएगा। आई बात समझ, रेट पे इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बनाएंगे, आप सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड्स। ये क्या होगा, HB, और क्या होगा आपका L माइनस। कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट था। रेट लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका लिखेंगे, सबस्ट्रेट का। और कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे, बेस का। आपने SN2 पढ़ा था, आप यहाँ पे E2 पढ़ाने जा रहे हो, देखो फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों पे सेम आए कि नहीं। ऑर्डर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेट लॉ। किसमें, sp2 आ जाएगी। ये देख लो, ये एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है ना। तो वो तो एल्कीन लाइक स्टेबिलिटी अगर ट्रांजिशन स्टेट का आ रहा है तो डेफिनेटली वो कार्बन को तो प्योर पी में आपको ले जा, प्योर पी में कन्वर्ट होते जा रहा है वो। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्योर पी। तो प्योर पी बनने जा रहा है, वो अभी बन रहा है, वो पार्सली बॉन्डिंग है, वो बन रहा है प्योर पी पे। ट्रांजिशन स्टेट में जाओगे तो ट्रांजिशन स्टेट में ये सब जो आप होल्ड रहे हो, ये एक पी ऑर्बिटल के थ्रू होल्ड है ये सब अब। ऐसा आ रहा है आपका। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग एलिमिनेशन देखते हैं, हम लोग E2 एलिमिनेशन, जब एक ही स्टेप में होता है तो स्टेरिक इंडेंस कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। और एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के इम्पैक्ट दोगे, ट्रांजिशन स्टेट उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो 3 डिग्री अल्काइल रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन फास्ट है। SN1 में, SN2 में आपने क्या देखा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन E2 जब देखेंगे तो 3 डिग्री में ही ज्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आप क्या देखते हो, अल्कीन लाइक फीचर्स। अल्कीन लाइक स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कर लेंगे, तो लिखो यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखेंगे आप बताइए, टू। क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट देखो 1 1 है। मॉलिक्यूलरिटी कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है आपका, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दो। मॉलिक्यूलरिटी टू। नॉन एज बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन।
बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब होता है दैट इज E2 रिएक्शन। समझ में E2 रिएक्शन क्या होता है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज द टू मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई क्या होगा बायोमोलिकुलर। तो ये इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। E2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, E1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। और जहाँ पे यूनिमोलिकुलर होता है ना वहाँ पे दो स्टेप, वन देगा तो दो स्टेप, मॉलिकुलरिटी टू होगा तो वन स्टेप। आई बात समझ में? SN2 तो मॉलिकुलरिटी टू मतलब वन स्टेप, SN1 मॉलिकुलरिटी वन तो टू स्टेप कर लेंगे। ये टू स्टेप में आपका इंटरमीडिएट क्या इन्वॉल्व होगा? अब देखो खुद से, अगर मैं यहाँ पे रेट वर्सेस प्लॉट लेंगे किसका, बेस का, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ना। अरे रेट लॉ एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड करते हो? देखो सबस्ट्रेट है, देखो कैसे होता है, सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, रिएजेंट्स है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार रिएजेंट के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया था, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को डबल किया था, देखा रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखा रेट भी डबल हो गया। तो किसी के एक्सपोनेंट वन रखोगे तभी नहीं रिलेशन वैलिड होगा। फिर एक बार क्या किया, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, रिएजेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया, देखा रिएजेंट के कंसंट्रेशन अगर डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। तो फिर उसके रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंट क्या होगा? वन। अगर मान लो कि किसी का कंसंट्रेशन आपने डबल किया बट रेट अगर 4 टाइम्स हो गया तो डेफिनेटली आप एक्सपोनेंट टेक कितना, टू। कर लेंगे। तो काइनेटिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे, काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे तो जेई मेन में, जेई एडवांस में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसका रेट पे। तो काइनेटिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे, उसको डबल किया, उसको के 4 टाइम्स है, इसमें डबल किए तो चेंज, नो चेंज आया, ये सब बहुत देगा, फिर बोलेगा ओवरऑल ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो ये सब तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लाते हो। ऐसा तो नहीं कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, आप बोलेगे मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, रिएक्शन बोलेगे रेट लॉ नहीं। आप तो क्या करते हो, कंसंट्रेशन चेंज करके स्टडी करते हो, आइसोट्रोपिक लेवलिंग करके आप स्टडी करते हो। मान लो कहीं पे आपने बोला कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, तो कुछ आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, आपने वहां पे लेबलिंग किया आइसोटोप्स का। आइसोटोप के लेबलिंग से आपने देखा कि काइनेटिक्स में इम्पैक्ट आया कि नहीं। अगर देखा कि आपने काइनेटिक्स में इम्पैक्ट हो गया तो इसका मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया वहां पे। फिर उसके बाद कंक्लूजन लेते कि टू स्टेप में होगा, उसके बाद कंक्लूजन लेते कौन सा इंटरमीडिएट आएगा। जहाँ पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट होता है ना, जहाँ पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट होता है वहां पे अगर कोई सबस्ट्रेट लेकर अगर रिएक्शन आप करवाने जाओगे, कार्बोनाइन अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो, तो साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, वाटर नहीं लेके ड्यूटेरियम में जाके रिएक्शन करवा दिया, वाटर नहीं लेके ड्यूटेरियम में जाके रिएक्शन करवाया। अगर आप कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाओगे तो जो रिएजेंट्स होगा उसमें कुछ ड्यूटेरियम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम का आप रिएक्शन को क्या करो, सीज कर दो बीच में, और फिर वहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या करो, सिग्नल तो अलग आएगा, हाइड्रोजन का सिग्नल अलग होता है, ड्यूटेरियम का सिग्नल क्या होता है, अलग होता है। तो आप सिग्नल अब वहां पे स्टडी करो, तो जो रिएक्टेंट आपने जो लेके चला था सिर्फ एक ही सिग्नल हाइड्रोजन का, वहां पे ड्यूटेरियम का भी सिग्नल मिलेगा। तो ड्यूटेरियम आया कहाँ से, तो D2 हो दिया। कहाँ से D2 हो दिया, तो कार्बोनाइन बना इसीलिए दिया, तो वहां से कंफर्म हो गया कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन होता है, ये सब जब किसी फॉरेन का बुक पढ़ोगे ना वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो आप याद रखोगे ये, तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। सिमिलरली अगर रेट वर्सेस हम लोग सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन लेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, वाई इक्वल टू mx का इक्वेशन आएगा तभी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एक्सपोनेंट कितना लेंगे, एक्स पे वन ही लेंगे ना। अगर एक्सपोनेंशियल होता तो पैराबोलिक का पैराबोलिक की तरफ चले जाते हैं हम लोग, चले जाते कि नहीं। तो वाई इक्वल टू mx का इक्वेशन है, इसलिए मैंने रेट लिख दिया वहां पे। कर लोगे। अब देखो ये क्या था, E2 या E1? E2। अब इस पे स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। E2, तो सबसे पहले ये देखना, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा कि आपका H था और ये आपने लीविंग ग्रुप था। जब आपने इसको लीव किया था तो देखो कुछ ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बना था आपको। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। एक कुछ ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा आपको। देखो ये क्या होगा, इससे बॉन्डेड होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। आप खुद से देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में ये नेगेटिव है क्या, फार अवे। बेस तो निक्लोफाइल होता है ना, एक्चुअली बेस जो यूज करते हो तो स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल आपका, वही स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल ही प्रेफर करता है एलिमिनेशन।
तो बेस जो आएगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन स्लॉट्स हैं। लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। आप बता दो, एक ही प्लेन पे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन स्लॉट आएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, मोर। तो ट्रांजिशन स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें जाएंगे तो इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर। एक होता है एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट की भी थ्रू एलिमिनेशन होता है। पायरोलाइसिस ऑफ ईथर होता है, पायरोलाइसिस ऑफ जेनथेट होता है, पायरोलाइसिस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड होता है, वहां पे सिन एल्टी एलिमिनेशन 100% वहां पे सिन होता है। कैसे होता है वो जो एडवांस क्लास में बताएंगे, नीट पेट में नहीं पढ़ाते वो हम लोग। तो वो जो एडवांस क्लास में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ याद रखना एंटी पेरिप्लेनर सिन पेरिप्लेनर में एडवांटेज क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएंगे तो किसका ज्यादा होगा, अगर ये 1 लेंगे 2 लेंगे तो किसका ज्यादा होगा, 1 greater than 2। अब बताइए कौन सा पाथ फॉलो करेंगे जिसमें ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा, जिसमें लेस स्टेबल। आप जब मान लो एलिमिनेशन करवाने जाएंगे, मान लो कि ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है और उसके बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, उसके सिन पोजीशन पे है, और एक दूसरा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन उसके एंटी पोजीशन पे है। तो आप एंटी के साथ इसका रिलेशन लाओगे कि सिन के साथ, एंटी के साथ, क्योंकि ये क्या बनेगा एंटी पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, लेस स्टेबल। एंटी पेरिप्लेनर क्या होगा, मोर स्टेबल। तो आप वो पाथ फॉलो करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल से क्या होगा, डिमांड कम हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सी एच एंड सी एक्स बॉन्ड मस्ट बी एंटी पोजिशन या सिन पोजिशन पे। ई टू रिएक्शन, कहीं भी टू रिएक्शन करवाओगे तो आप सी एच बॉन्ड सी एल वन को क्या रखोगे, आप एंटी। ऐसे देखो एक सिंपल, सी एच थ्री लिए, ब्रोमीन लिए, हाइड्रोजन लिए, और मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, ये हाइड्रोजन लिए, ये सी एच थ्री लिए। बताओ डीहाइड्रोजनेशन होगा कि नहीं, होगा इसमें। अब मान लो कि यहाँ पे एक मैंने, इसको क्या करेंगे देखो कैसे करते हैं। पहले इसको क्या करना कि इसको फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमन में लेके चले आना। तो न्यूमन में लाने के लिए ये फ्रंट कार्बन लिए, रियर कार्बन लिए। फ्रंट पे देखो कौन कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, सी एच थ्री। रियर पे ये कौन कौन सा है आपका, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, सी एच थ्री। हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखोगे, इक्लिप्स। अब देखो इक्लिप्स फॉर्म में लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, आपको एलिमिनेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो। फ्रंट पे हाइड्रोजन को, देखो फ्रंट को, मैं फ्रंट को क्या करूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा। हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा बताओ, तो नीचे आएगा कि नहीं। सी एच थ्री किधर जाएगा आपका, सी एच थ्री आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, आएगा। बैक को रोटेट करेंगे, ब्रोमीन को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये ब्रोमीन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ये सी एच थ्री आएगा। अब बताओ ये एंटी पोजिशन पे, सिन पे, एंटी पोजिशन पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई बेस अगर लेके जाओगे, मान लो इथॉक्साइड लेंगे, अब बेस यहाँ से एलिमिनेशन करवाएगा। अब बताओ तो रिजल्टिंग एल्कीन क्या आएगा, सिस या ट्रांस, ट्रांस। देखो ये कार्बन और ये बीच के कार्बन क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सी एच थ्री अगर इस साइड रहेगा तो वो सी एच थ्री रियर कार्बन का क्या रहेगा, इस साइड। हाइड्रोजन इस साइड रहेगा तो रियर कार्बन का हाइड्रोजन क्या रहेगा, अपोजिट। तो ट्रांस आएगा, किस से आएगा, ट्रांस। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे इस पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। देखना फ्रंट कार्बन पे मैंने क्या लिया, सी एच थ्री, और ये क्या लिया, हाइड्रोजन। इधर रियर कार्बन पे जाएंगे तो क्या होगा, सी एच थ्री, इधर क्या लेंगे, हाइड्रोजन। सिस आएगा कि ट्रांस आएगा, ट्रांस। तो ये देखो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो नीट के बच्चे मत देखना उतना ज्यादा। नीट के बच्चे के लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस पर पकड़ना। समझ में आएगा कैसे कि आप फिशर को किस में कन्वर्ट करोगे,
न्यूमन, न्यूमन से फिजिक्स फिशर जो होना चाहिए हमेशा पहले इक्लिप्स। किस में जाएंगे? इक्लिप्स। तो क्या करना, वर्टिकल को सीधा पकड़ के नीचे कर देना, हॉरिजॉन्टल को ऐसे रख देना। देखो वर्टिकल कौन था ये, देखो दोनों को नीचे कर दिया। हॉरिजॉन्टल देखो ना, ऐसे आ गया दोनों। ये फ्रंट कार्बन लिए तो फ्रंट पे हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रखा मैंने ऐसे। बैक कार्बन में ब्रोमीन है, ब्रोमीन हाइड्रोजन, मैंने दोनों को रखा है ऐसे। ये आप क्या करेंगे, फ्रंट और बैक को आप रोटेट करोगे, रोटेशन अलाउड है क्योंकि आप कन्फर्मर्स पे वर्क कर रहे हो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं, रोटेशन अलाउड है। रोटेशन आप इस फैशन में करोगे कि आपका जो इसको रिमूव करो दैट मस्ट बी इन द एंटी पे, एंटी पेरिप्लेनर। तो ब्रोमीन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो हाइड्रोजन नीचे आना चाहिए। फ्रंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नीचे करेंगे तो बैक कार्बन ब्रोमीन को कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे, तभी आप एलिमिनेशन करवा पाओगे। तो देखो फ्रंट कार्बन पे ये हाइड्रोजन था, राइट। इसमें से क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, किसी को भी देखो, इसमें से मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया, या इसको इधर भी कर सकते हो आप। देखो अगर ये हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लाएंगे, ऐसा भी हो सकता नहीं, ये हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लाओगे। आप गौर से देखना, अगर ये हाइड्रोजन को यहाँ लाओगे तो CH3 फिर इधर चला जाएगा। आप ब्रोमीन को लाओगे तो फिर CH3 इधर आ जाएगा, तो वहां पे देखना सिस आ जाएगा। फिर से सुनो, ये हाइड्रोजन, आप देखो ये हाइड्रोजन को आपने लेके आया था नीचे। अगर मान लो कि ये हाइड्रोजन को मैं नीचे लेके आता तो फिर क्या होता, ग्रीन कलर जो है उसको अगर नीचे लाते तो CH3 किधर आता, इधर आता CH3। ब्रोमीन को भरते तो ब्रोमीन के CH3 भी इधर आ जाता है बैक पे। और जब CH3 इस फैशन में आएगा तो पाई बॉन्ड बनोगे, दोनों सिस में आ जाएगा ना आपका। आई बात समझ में? तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सिस भी बनेगा यहाँ पे, ट्रांस भी बनेगा। कर लेंगे। स्ट्रिक्टली यहाँ पे ट्रांस नहीं बोलोगे, स्ट्रिक्टली यहाँ पे सिस नहीं बोलोगे, सिस भी बनेगा और क्या बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। कर लेंगे। हाँ अगर मान लो यहाँ पे मैं इथाइल दे देता, तो फिर तो हाइड्रोजन को ही नीचे लाना था, तो फिर स्ट्रिक्टली कोई एक बनेगा, या तो सिस या तो ट्रांस। आई बात समझ में? और दो हाइड्रोजन है फ्रंट पे, तो दोनों को ला सकते हो नीचे, क्योंकि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। तो दोनों को जैसे लाओगे तो दो पॉसिबिलिटी आने का चांस है। कर लेंगे। तो हमेशा किससे होता है, एंटी एलिमिनेशन या ट्रांस? एंटी। लिविंग ग्रुप हमेशा किस पे होना चाहिए, एंटी पे। इवन आपको पढ़ाएंगे देखना कि चेयर फॉर्म पढ़ाएंगे, बोर्ड फॉर्म पढ़ाएंगे, तो चेयर पोजीशन पे भी जब देखना 1-2 एलिमिनेशन करेंगे तो वो जो एक्सियल डाइएक्सियल पे हमेशा एलिमिनेशन होता है। अगर दोनों ग्रुप डाइएक्सियल पे होगा तभी एलिमिनेशन होगा, एक भी इक्वेटोरियल एक भी एक्सियल होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? एलिमिनेशन हमेशा होता है एक्सियल डाइएक्सियल पोजीशन से, एलिमिनेशन हमेशा होता है एंटी पोजीशन से। मतलब लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए दोनों का एंटी पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा प्रोसीड करोगे किसके, ट्रांजिशन स्टेट जो स्टेबल होगा, आप हमेशा किस पे देंगे, आप बताइए, डाइएक्सियल पोजीशन, एंटी पोजीशन। कर लेंगे। ये स्टूडियो केमिस्ट्री इसका पढ़ना थोड़ा टफ है, मेडिकल के बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, जे जेई के लिए पर्सपेक्टिव पढ़ते हो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। जे एडवांस में ये सब क्वेश्चन कभी कभी देखोगे, हाँ। MS वन हिमांशु पांडे बनाओगे तो ये सब क्वेश्चन दिखेगा। कर लेंगे। तो ये समझ में है आपका? अब ये देखिए, अब एक क्या बता रहा हूँ आपको, कर देता हूँ। ये देखो ये कंपाउंड लिया आपने, ये देखो ब्रोमीन का आपका अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, अबव द प्लेन ऑफ पेपर। मान लो यहाँ पे मैंने क्या क्या, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दिया और ये हाइड्रोजन दे दिया, और यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे इधर मान लो कि हाइड्रोजन दे दिया मैंने, इधर बैक साइड पे मैंने दे दिया मेथाइल ग्रुप। अब एक काम करोगे, मैं सोडियम इथॉक्साइड लेके एलिमिनेशन करवाने जा रहा हूँ। E2 होगा, मेरे को पता है कि E2 पाथ होगा। ये ब्रोमीन है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर यहाँ बनाएंगे तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ये भी पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कौन है, CH3 ग्रुप है। सेट जे प्रोडक्ट है जिसको बोलते थे 11th में। आपका चांस है यहाँ से अगर हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे तो ये डाई बॉन्ड आपका क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो ये क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन ये दोनों को दोनों हाइड्रोजन देखो, अगर ब्रोमीन के साथ रिमूव करोगे तो दोनों सिन पेरिप्लेनर है। आई बात समझ में? इसलिए ये जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तो ये दोनों जाएगा नहीं जाएगा, ये डिटेल।
ऐसे ही तो देखा गया कि एंटी पेरिपेनर होता है, सिन पेरिपेनर, एसोट्रोपिक लर्निंग करके चेक कर लिया, वहां से क्या होगा, कौन जाएगा यहाँ पे, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जाने से क्या होगा, प्रोडक्ट देखो, आपका प्रोडक्ट जो आएगा, ये तो CH3 आपका था, प्रोडक्ट आएगा ये, ड्यूटेरियम चला गया, ये मेजर होगा। तो आपने तो सेट से प्रोडक्ट नहीं बोला यहाँ पे, रीजन क्या था, स्टेरियोकेमिस्ट्री। आपने देखा वहां पे लिविंग ग्रुप था कौन आपका, ब्रोमीन, उसके आपने एंटी पोजीशन पे देखा किसको, ड्यूटेरियम को, बीटा पोजीशन पे तो उसी को लेके जाएगा, कर लेंगे। तो ये क्या था, अल्फा पोजीशन था, और ये क्या था आपका बीटा, ये भी क्या था, बीटा। दोनों बीटा पे मैंने देखा एक भी हाइड्रोजन उसके एंटी पोजीशन पे नहीं था, तो किसको लेके जाएंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को। आई बात समझ में? हम्म। प्योर प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन जहाँ करवाओगे सब्स्टिट्यूशन का चांस होता ही है, मतलब इथॉक्साइड भी तो वहां पे जाके अटैक कर ही देगा ब्रोमाइड को हटा के, तो वो भी तो होगा, 100% आप तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन मेजर होगा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, मेजर, कर लेंगे। तो ये क्या था, एलिमिनेशन था। तो जब स्टेरियोकेमिस्ट्री देके पूछेगा ना आपसे, तो आप सेट जेफ सब भूल जाना, देखना स्टेरियोकेमिस्ट्री पे कहाँ पे एंटी पोजिशन पे है, कर लेंगे। अगर नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड देता, मान लो स्टेरियोकेमिस्ट्री में इतना देता है नहीं, सीधा मैं क्या करता, ये कंपाउंड देता, यहाँ पे ब्रोमीन देता, यहाँ पे देता, सीधा यहाँ पे बना के निकल जाता, क्या बनाना आपको, सेट जेफ प्रोडक्ट, कर लेंगे। तो ये क्या था, वन प्रोसेस या टू प्रोसेस, मैंने बताया वन, जब दोनों को क्या क्या आपने एक ही साथ हो रहा है। सेकंड कंडीशन लिखो, सेकंड, फर्स्ट फ्यूजन ऑफ Cl बॉन्ड, पहले किसको तोड़ोगे, लिविंग ग्रुप को हटाओगे, लिविंग ग्रुप को हटाओगे पहले, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हाइड्रोजन होता है, ये होता है लिविंग ग्रुप, अब पहले इसको हटाओगे तो ये हमेशा स्टेप वन होता है, और स्टेप वन जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। अब बेटा स्लो स्टेप क्या होता है आपका, RDS, ये जैसे जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटन या हाइड्रोजन, ये क्या बना है आपका, L-, स्टेप टू जो, बेटा ये कार्बोकेटन बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगी, ये होता फास्ट, ये B- आपने लिया था ना बेस, ये प्रोटॉन लिया, बताओ दोनों को जोड़ दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट कौन है, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं करवाते हम लोग, इंटरमीडिएट स्टेप बाय स्टेप आता है आपका। B-, हीट का साइन होगा ये आपका, RDS कौन है आपका, तो उसी से क्या लिखोगे, रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आएगा तो उसको भगाओ वहां से, भगाएंगे कैसे, कोई दूसरा स्टेप का हेल्प लेंगे, तो बताएंगे वो, देखो आप रेट लिखेंगे तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का हिस्से, क्योंकि स्लो स्टेप में तो सिर्फ वही इन्वॉल्व हो रहा है, निक्लोफाइल तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। इसका मतलब होगा ये कि अगर आपने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ निक्लोफाइल का अगर ग्राफ खींचा आपने, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसी से इंफॉर्मेशन मिला आपको। ऑर्डर क्या बोलेंगे आप, वन, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी हम फॉर RDS वन, जब ऑर्गेनिक में नेमिंग करते हैं ना तो RDS मॉल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर RDS का लेके नेमिंग करते हैं, इसका मतलब नहीं कि कहीं भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो तो मॉलिक्यूलरिटी बोलेगा तो RDS मॉलिक्यूलरिटी बोल देंगे, वो रॉन्ग है आपका।
यहाँ पे दो स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलर T1 है और सेकंड स्टेप का मॉलिक्यूलर T2 है। ओवरऑल मॉलिक्यूलर 2+1 मत करना। ओवरऑल आप मॉलिक्यूलर डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। मॉलिक्युलरिटी किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होता, मॉलिक्युलरिटी किसके लिए होता है? एलिमेंट्री के लिए। अगर मान लो कोई रिएक्शन 4 स्टेप्स में होगा, एक एक स्टेप का अपना अपना मॉलिक्युलरिटी होगा। अब ऐसा नहीं हो कि 4 स्टेप का मॉलिक्युलरिटी को ऐड करके टोटल मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे, नहीं, वो रॉन्ग है। आई बात समझ में? तो मॉलिक्युलरिटी डज नॉट डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑलरेडी डिफाइन फॉर एलिमेंट्री। याद रखेंगे। मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 1, दैट इज यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो कौन सा रिएक्शन होगा, E2 या E1? E1 का एक्सप्रेशन देखो, SN1 का देखो, सेम मिलेगा। E1 में भी देखा आपने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, SN1 भी देखा था आपने किसके कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट पे। कर लेंगे। तो जहाँ पे एलिमिनेशन करवाते हैं ना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी आता है, और जहाँ सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं ना, वहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है। मतलब 100% ना कभी सब्स्टिट्यूशन देखोगे, ना 100% कभी नहीं एलिमिनेशन देखोगे, दोनों एक दूसरे के आता ही पैटर्न। कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटाइन। तो बताइए क्या पॉसिबिलिटी है? रेजमेंट पॉसिबल है, ये सब याद रखिएगा। अगर कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व नहीं होगा तो रेजमेंट नहीं होगा। कर लोगे? हाँ भाई। ये कौन था, E1 पाथ या E2 पाथ? E2। थर्ड लिखो। इसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है। और मान लो कार्बोकेटाइन आपने प्लेनर बनाया, दैट प्लेनर कार्बोकेटाइन विल गिव द कायरल सेंटर, वहां पे डीएल पेयर का चांस होता है। क्योंकि अब तो प्लेन ऑफ पेपर भी अटैक कर सकते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर भी डीएल पेयर होगा। और सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी कोई कायरल सेंटर होगा, और न्यू कायरल सेंटर जैसे जनरेट करोगे तो सबस्ट्रेट का एग्जिस्टिंग कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स होगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, दो लोगे तो हमेशा प्रोडक्ट आएगा डायस्टियोमर्स, एनहांसियोमर्स नहीं। आई बात समझ में? कि जैसे मैंने SN1 SN2 में पढ़ा था ना, SN1 में, वैसे ही यहाँ पे सोचना। कर लेंगे। तो फिर देखो, आप किसको तोड़ेंगे? आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, यहाँ पे कार्बोनाइन तो इन्वॉल्व होगा। जो ग्रुप कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा वहीं पे रिएक्शन फेवर करेगा ना। तो ये पूरा केमिस्ट्री में जो आपका 11 12 में दिया, पूरा केमिस्ट्री में एक ही जगह ये दिया आपका। और वो ऐसा कंपाउंड है जो कंपाउंड चाहे आप जेई में बैठो या नीट में बैठो, हर साल, एवरी ईयर उसे क्वेश्चन डाल देता हूँ। वो ऐसा टॉपिक है। देखो बताता हूँ, वहां पे पहले देखो, अभी नॉर्मल रिएक्शन पढ़ो इसका। देखो स्टेप 1 दिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। B- का काम होता है यहाँ से प्रोटॉन लेना, और ये फास्ट होता है और इक्विलिब्रियम में रहता है ये। क्या बना बेटा, देखो कार्बन आयन बनेगा कि नहीं? स्टेप 2 जाएंगे। कार्बन आयन है ये लिविंग ग्रुप है, ये होता है स्लो। तो रेट लॉ किससे लिखोगे आप? रेट लिखोगे, कंसंट्रेशन मान लो 1 लिया मैंने, ये K1 अगर लिया मैंने, या K2 इसको ले लो, इधर मैंने अगर K1 लिया तो इधर K-1 ले लेंगे। मतलब फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या लिए, K1, तो बैकवर्ड क्या लिए, K-1। नीचे क्या लिया मैंने रेट कांस्टेंट, K2। K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा? कार्बन आयन। इसको तो एलिमिनेट करना है आपको।
तो एलिमिनेट करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट से, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में जाओगे तो के इक्विलिब्रियम आप तो लिख सकते हो ना, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसको साइड कर दो, इसको मत लेना। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो साइड प्रोडक्ट उसको नहीं लेंगे आप, वो चला गया। मतलब आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, लिखेंगे ना आप। तो जैसे इसके कंसंट्रेशन को एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, देखो होता क्या है कि मान लो कि A2 और B2 कंबाइन करके बनाया 2AB, लिखना नहीं है, देखो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो एक स्टेप 1 ले रहा हूँ मैं। A2 जा रहा है आपका इक्विलिब्रियम में लेके, मान लो A और A, और यहाँ पे B2 जो स्टेप 2 में ले रहा हूँ, देखना स्टेप 2, ये A और B2 के साथ कंबाइन करके ये बना दिया आपका 2AB। ये मैंने बोला स्लो। सेकंड क्या है आपका? फास्ट। फास्ट क्या है? स्लो। अब देखो तो B2 का कोफिशिएंट क्या लिए? 1। B2 का कोफिशिएंट क्या है? 1। A2 का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब देखो होता क्या, स्लो स्टेप कौन सा है आपका? ये R इक्वल टू मान लो K2 लिया आपने, ये K1 लिया, ये K1 माइनस प्राइम लिया। तो ये R इक्वल टू क्या लिखेंगे? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B2, क्योंकि सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप दो एलिमेंट्री स्टेप को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हो आप। आपने लिखा, लेकिन कौन इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे? इंटरमीडिएट। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो आप लिख सकते हो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, जो लिखेंगे के इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू के अपॉन के माइनस 1, रेट फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट इज रेट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए का स्क्वायर अपॉन A2। तो इसको ए अगर लाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द के इक्विलिब्रियम, और किसका होगा? ए का भी स्क्वायर रूट, नहीं A2 का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन 1 लिए, इक्वेशन 2 लिए। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट कर सकते हो आप, कि नहीं कर सकते? तो जैसे उसको पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा वहां पे, क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर ही रहने दो ना, ए स्क्वायर था ना वहाँ पे, ए स्क्वायर ही रहने दो ना, ए स्क्वायर जाएंगे तो क्या होगा? के इक्विलिब्रियम इंटू A2। अब ए स्क्वायर को वहां से हटाओगे तो क्या क्या होगा? K2 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू क्या होगा? A2, और ये क्या होगा? B2। ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट, कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट ही आएगा। तो उसको ओवरऑल इक्वल टू क्या होगा? रेट इंटू क्या लिखेंगे? A2 और B2। देखो किसके टर्म में आ गया आपका? A2 और B2 के टर्म में। आई बात समझ में? तो ये जब भी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्योंकि हम लिखते कहाँ से? स्लो स्टेप से। कहाँ से लिखते हम लोग? स्लो स्टेप से। जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन आप स्लो स्टेप से लिखोगे, इफ यू आर गेटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट इन योर रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन से उसको रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट अगर फॉर्म होता है तो कंज्यूम भी होता है, तो नेट रेट क्या होगा? जीरो। इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट आना ही नहीं चाहिए। रिएक्टेंट क्या होगा? सिर्फ कंज्यूम होगा। नेट रेट क्या होगा? पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा फॉर्म होगा, तो उसका भी रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? नॉन जीरो। लेकिन इंटरमीडिएट क्या होगा? अगर किसी स्टेप में फॉर्म होगा तो उसी स्टेप में क्या होगा? कंज्यूम होगा, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जी आप इंटरमीडिएट को नहीं लाओगे। तो ये सब काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे बहुत डिटेल में, बहुत सारा होता है। उसी के थ्रू मैं प्रूफ कर दूंगा कि ऑर्डर कैसे आपका निगेटिव एक्सपोनेंट होता है। अभी देखना ऑर्डर निगेटिव एक्सपोनेंट भी आ जाएगा, ऑर्डर देखना फ्रैक्शनल भी आएगा, सब एक्सप्रेशन के थ्रू आता है। और ये सारा एक्सप्रेशन किसका आता है? मैकेनिज्म से। मैंने ये क्या आपको बोला? मैकेनिज्म ही तो बोला आपको कि दो स्टेप में हो रहा है। तो वो सारा मैकेनिज्म आपको दे देगा, उसका बोलेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। तो मैकेनिज्म देने का मतलब क्या होगा? आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिया वो, और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन लाना है। कर लेंगे, तो ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपने देखा कि इंटरमीडिएट अगर इन्वॉल्व हो गया तो उस इंटरमीडिएट को किससे रिमूव कर सकते हो? रिएक्टेंट के टर्म आप रिमूव कर सकते हो, कर सकते हो ये। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया उसमें देखो इंटरमीडिएट आ गया, उस इंटरमीडिएट को मैं इक्विलिब्रियम स्टेप से हेल्प लेके रिमूव कर दूंगा।
ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक्स आएंगे तो वहां पे और भी बता देंगे। अभी सुनो, मैं रिमूव करने मतलब कि रिमूव कर सकते हो आप यहाँ पे। तो रिमूव जैसे करोगे इसको, तो कोई कांस्टेंट लेंगे, तो एक कांस्टेंट ले लिए। ये कंसंट्रेशन किसका लेंगे मैं बता दो, सबस्ट्रेट का। और कंसंट्रेशन किसका हो गया आपका, बी माइनस का। आगे ये कर लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से देखो ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, टू। क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या ले बेटा, वन। इसका एक्सपोनेंट क्या ले, वन। ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू। मॉलिक्युलरिटी मैं पहले ही बता दिया, मॉलिक्युलरिटी हमेशा किससे बोलोगे, आरडीएस से, वन। क्योंकि आरडीएस में देखो एक ही एनायन ही ने डिकम्पोज हो रहा था, तो मॉलिक्युलरिटी कितना बोलेंगे, वन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यहां तक लिखोगे तो ई वन आ जाएगा ना। तो कंजुगेट बेस, दैट इज ई वन सी बी। आई बात समझ में। तो एलिमिनेशन अगर थ्रू कंजुगेट बेस होगा तो क्या होगा, ई वन सी बी। एलिमिनेशन थ्रू कार्बोकैटायन होगा तो क्या होगा, ई वन। एलिमिनेशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट तो क्या होगा, ई टू। ये तीन पॉसिबिलिटी है, कर लेंगे। अब देखो इसमें एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब आप बता दो ई टू और ई वन सी बी का एक्सप्रेशन सेम है ना। रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो है ई टू का, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो ई वन का है, दोनों का सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ई वन होगा कि ई टू होगा, ई वन से भी होगा ये ई टू होगा, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आइसोटोपिक लेवलिंग से। कैसे करेंगे, आइसोटोपिक लेवलिंग से। देखो अगर बीटा पोजीशन पे अगर ड्यूटेरियम मैं दे दूंगा, बीटा पोजीशन पे अगर मैं ड्यूटेरियम दे दूंगा, तो अगर ई टू पाथ होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर ई वन सी भी पाथ होगा तो रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड तोड़ रहे हो आप ई वन सी बी में, वो कौन सा स्टेप है, फास्ट। तो वहां पे ड्यूटेरियम ट्रिटियम देने से कोई इम्पैक्ट आएगा, नो। लेकिन ई टू पाथ में तो इम्पैक्ट आएगा। तो बस वहां से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम लोग, ई टू पाथ है कि ई वन सी बी पाथ। आई बात समझ में। तो पीवाई क्यू आपको दिखाऊंगा जे एडवांस का, जे एडवांस का पीवाई क्यू में दिखाऊंगा, एलिमिनेशन को पूरा पूछ लिया था। तीन रिएक्शन होता है ना, ई वन ई टू ई वन सी बी, तीनों पे मैचिंग बॉक्स मैचिंग कॉलम करके पूछ लिया। आइसोटोपिक लेवलिंग करके सारा सबस्ट्रेट देके पूछ लिया था क्या कंक्लूजन होगा, रेट ऑक्सीडेशन क्या होगा। दिखाऊंगा कभी आपको, कर लेंगे। तो आपने कितना प्रोसेस देखा, थ्री। अब देखो कि ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा आप, कीटो ग्रुप को। तो ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा। इसको बोलते हैं बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक ये याद रखना। और ये जो होता है ये बीटा हाइड्रोक्सी होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल या बीटा हेलो कार्बोनिल कहीं भी मिलेगा। अब बेस के प्रेजेंस में जनरली स्लाइटली हीट कर दोगे आप। आई बात समझ में। अब क्या करना देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग बताइए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। पहले कीटो ग्रुप के साथ अब किसको पोजीशन पे लाके चले आप, पाई बॉन्ड्स को। ये क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा ना। रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। क्योंकि पाई बॉन्ड पहले कीटो एक ही था, अब एक एडिशनल आप पाई बॉन्ड उसके कंजुगेट पे लाओगे तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए फेवर करता है एलिमिनेशन। रिएक्शन कहाँ करवा रहे हो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो हमेशा क्या करना है यहाँ पे, ई वन सी बी फॉलो करना है। क्या फॉलो करोगे, ई वन सी बी।
E1CB, ये दोनों एक ऐसा कंपाउंड है ना, पर्टिकुलरली ये कंपाउंड बता रहा हूँ, ये वो तो डिहाइड्रेशन है। अल्कोहल टू अल्कीन बना लो तो वो क्या है, डिहाइड्रेशन। ये क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। आपसे कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, विच वन कंपाउंड कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर इजीली, तो कौन कंपाउंड डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है? इसी को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल इसको बोलते हैं, कॉमन नेम होता है एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन एक पढ़ना आपको। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल रिएक्शन के थ्रू लाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, उसी को कंडेंस करके ये लाते हैं। आई बात समझ में? एल्डिहाइड कीटोन में ये कंपाउंड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हो। अभी क्वेश्चन अगर कहीं पे जाओगे तो कहीं पे मिलेगा भी, अगर डिहाइड्रेशन किसमें फास्ट होगा तो याद रखना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। कौन सा मैकेनिक फॉलो करता है, E1CB। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्यों करते हैं E1CB, कर ली कॉपी। देखो ये कंपाउंड लिया आपने, इसमें देखो ये हेलोजन था, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं वो। आप बेस लेंगे तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन लेना यहाँ से। जैसे प्रोटॉन लोगे तो क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा आपका। दैट कार्बोकेटन विल गेट द स्टेबिलिटी थ्रू द कीटो ग्रुप। रेजोनेंस होगा, बताइए। इसलिए तो E1CB फेवर किया। अगर कार्बन आयन को स्टेबिलिटी नहीं मिलता तो बेंजाली क्वेश्चन पे कार्बन आयन बनाओगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगा। कीटो ग्रुप लाएंगे तो कार्बन आयन का क्या है, स्टेबिलिटी मिलेगा। तो यही कुछ सेलेक्टिव कंपाउंड होगा जहाँ पे E1CB आप देखोगे। क्लोरीन सब क्या करता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू कार्बन आयन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो वहां भी देखेंगे आप E1CB। कहाँ पे अभी हो रहा है, अभी कहाँ, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन करवाएंगे, हीट दे दिए ना, तो एलिमिनेशन करवाएंगे। देखो कर लिए यहाँ पे। अब देखो, अब क्या होगा कि इस पे आपने रिएक्शन जब करवाया तो देखना क्या हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, देखो क्या बनना। ये फास्ट होता था कि नहीं, ये रिवर्जेबल था कि नहीं, और ये स्लो था कि नहीं। कार्बन आयन से आपने लिविंग ग्रुप को रिमूव किया था कि नहीं, तो लिविंग ग्रुप का हाईलाइट कहाँ से आएगा, कार्बन आयन से जाएगा कि नहीं। देखो E1CB का पाथ जो था, कार्बन आयन बनाते थे, कार्बन आयन के बाद लिविंग ग्रुप को रिमूव करते थे, वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप एक से देखना कि ये जो आपने यहाँ से रिमूव किया उससे बेटर हम लोग ऐसे रिमूव करते हैं, क्योंकि दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो इससे रिएक्शन दिखाना चाहिए। मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए आपको दिखा दे कि कैसे रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन दिखाएंगे तो रियल प्रोसेस होता है ये दिखाने का। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव इधर पॉजिटिव के साथ बॉन्ड आएगा। तो ये क्या लिखा है, E1CB या E2। E1CB बहुत रेयर कंडीशन होता है, जनरली आप फ्रिक्वेंटली आप देखोगे E1 E2। E1CB बहुत रेयर होता है, तो E1CB दिखाने के लिए कंपाउंड मैंने बता दिया, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हेलो। जहाँ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हेलो कार्बोनाइल मिल गया तो वहाँ पे अलर्ट हो जाना कि वहाँ पे E1CB का चांस है। कर लेंगे, नहीं तो आप जनरली नहीं देखोगे। कर ले कॉपी। अब ये तो ये क्या पढ़ा आपने, E1CB, और एक क्या पढ़ा आपने, E2, एक क्या पढ़ा आपने, E1। समझ में आया। अब देखो क्या होता है, एक होता है आपका डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। किसको रिमूव करोगे आप, HX को। ये हाइड्रोजन होगा, ये HX होगा। बेस लेंगे, हीट का साइन लेंगे, ये X माइनस जाएगा और क्या जाएगा आपका HB। क्या है ये बता दो, बीटा एलिमिनेशन है कि नहीं। एक चीज इसमें याद क्या रखना, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड में, उसके बाद क्लोराइड ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। आप बताइए लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगा, जैसे अल्काइल हाइड्राइड में बिट रेट ऑफ बिटर क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। आयोडाइड मोर देन द ब्रोमाइड,
ब्रोमाइड मोर देन क्लोराइड, क्लोराइड मोर देन क्लोराइड। अमंग द अल्काइलाइड सबसे अधिक किसमें रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, बीटा एलिमिनेशन। समझ में आई बात? अब देखो उसके बाद एक चीज याद रखें, अल्काइल हैलाइड्स विथ बीटा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन लिया मैंने? विल प्रेफर E2 reaction during dehydrohalogenation। ऑलवेज नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली प्रेफर करता है। ऑलवेज नहीं बोल सकता, कर लेंगे। फिर देखो, ये बेस जो कॉमन बेस जो यूज करेंगे किसके लिए, डिहाइड्रोलोजनेशन के लिए। ये कॉमन बेस होगा आपका अल्कोहलिक OH, और हीट का साइन दिया रहेगा, तो क्या करवाओगे? नहीं भी दिया रहेगा, अल्कोहलिक OH लिख देगा, समझना कि स्ट्रॉन्गर बेस में करवा रहे थे, क्या करवाएंगे? वहां पे अंडरस्टूड होता है कि हाई टेम्परेचर पे ही होता है, अल्कोहलिक लिख दिया मतलब एलिमिनेशन की तरफ जा रहा है। अगर कहीं भी दे देगा आपको सोडियम इथॉक्साइड इन इथाइल अल्कोहल दे देगा आपको, और हीट का साइन देगा, तो समझना क्या होगा, एलिमिनेशन। अगर कहीं भी आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे देगा, ये भी रहेगा ब्यूटाइल अल्कोहल में ही रहेगा, हीट का साइन देगा, तो क्या करवा देना है, एलिमिनेशन। कहीं भी NaNH2 सोडामाइड देखेंगे हम लोग, तो क्या करवाएंगे आप, एलिमिनेशन। तो सोडामाइड देखना, ये सब क्या करवाएगा, एलिमिनेशन। क्या करवाएगा ये, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या करवाता है ये सब, डी हाइड्रोहैलोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन के थ्रू एलिमिनेशन करवाते तो उसके लिए अलग रिएजेंट्स होता है, और डीहाइड्रोजनेशन का अलग रिएजेंट्स होता है। ये सब कॉमन रिएजेंट्स होगा जो क्या करवाता है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। कर लेंगे। और देखो, ये देखो ब्रोमीन लिया मैंने, और अल्कोहलिक की वजह से लेके आप हीट करेंगे। आपको पहले ही बता दी E2 पाथ मैक्सिमम केस में फॉलो करना है आपको, मैंने बता दी नहीं कौन सा पाथ फॉलो करना है, E2। आप देखो यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन, तो दो प्रोडक्ट का चांस है कि नहीं, है दो प्रोडक्ट का। तो दो प्रोडक्ट का चांस होगा, तब एक ये प्रोडक्ट का चांस होगा, एक ये प्रोडक्ट का चांस होगा। अब यहाँ पे लगता है सेट जब रूल, दोनों प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो टू ब्यूटीन मोर स्टेबल देन वन ब्यूटीन, because two butene having the six hyperconjugate hydrogen atom, one butene having the two hyperconjugate hydrogen atom। तो आप एल्कीन के स्टेबिलिटी पे मेजर माइनर बोलोगे आप, मतलब अगर ग्राउंड जो होगा डिहाइड्रोजनेशन का, एलिमिनेशन का, वो ग्राउंड होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ पे KCP नहीं होता, TCP चलता है। एलिमिनेशन सब में जनरली TCP ही का प्रोडक्ट आता है, KCP का प्रोडक्ट नहीं आता। ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर होगा। दो अल्टरनेटिव बीटा ओरिजिन से, एक क्या होता है मेजर, एक क्या होता है आपका माइनर। मेजर में भी देखो सिस ट्रांस आएगा। अगर ऑप्शन में आपको टू ब्यूटीन दिया, और उसमें सिस टू ब्यूटीन देगा, ट्रांस टू ब्यूटीन देगा, तो ऑप्शन आप ट्रांस टू ब्यूटीन दोगे, सिस टू ब्यूटीन नहीं। याद रखेंगे। अगर मेरे को बोलेगा कि इस कंपाउंड में अगर मैं डिहाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, तो मैं बोलूंगा 3। सुनो, इस कंपाउंड में टू ब्रोमोब्यूटेन में बोलेगा कि आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ, तो मैं बोलूंगा 3। वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन दिखाएगा ज्योमेट्रिकल, तो सिस और ट्रांस। इसका कितना आ जाएगा, सिस और ट्रांस आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो आएगा, ये देखो, ये भी तो आएगा सिस, ये क्या आएगा आपका ट्रांस। तो मेजर कौन होगा, ट्रांस।
ये सब पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा आपसे, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, कितना नंबर पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, इंक्लूडिंग स्टेरियोइसोमर्स बोल देगा आपको। कर लेंगे। सिमिलरली देखो आप, ये क्या है, ये टू ब्रोमो पेंटेन। इसमें भी अगर मान लो कि सोडियम इथॉक्साइड लेके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? एलिमिनेशन। तो क्या बनेगा? वन पेंटीन भी बनेगा और टू पेंटीन भी बनेगा। ये ट्रांस होगा, ये क्या होगा? मेजर। सिस क्या होगा? माइनर। ये तो सिस है ही नहीं, ये तो वन बनाए अपने, उसी का ट्रांस सिस बना लो, देख लो कौन मेजर होगा। कर लेंगे। आपने क्या देखा? सेट जे प्रोडक्ट। सेट जे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूएंट आर मोर स्टेबल। सेट जे तो यही बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट आर मोर स्टेबल। तो सेट जे टर्म कब आता है? जब एलिमिनेशन होता है। सेट जे का टर्म कब आता है? जब एलिमिनेशन करवाते हैं। तो अल्काइल हाइड्रोक्साइड एल्कीन एलिमिनेशन। अब if the compound having the two alternative beta hydrogen, then you have to think about the product according to stability of product। तो उसमें क्या होगा? सेट जेफ की तरफ जाओगे, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ जाओगे। तो लिख लो सेट जेफ क्या होता है, ये सब पढ़े होंगे अपने 11th में। सेट जेफ रूल होता है, या कभी कभी इसको जेट से भी बोलते हैं हम लोग। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सर। मोर स्टेबल। बस यही होता है सेट जेफ रूल। आपके पास अगर दो पॉसिबिलिटी होगा तो किसको मेजर बोलोगे? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। कर लेंगे। ये आपने देखा होगा 11th में, था यहाँ भी बता दी, मोर सब्स्टिट्यूटेड के साथ मोर स्टेबल। ये क्या होता है? सेट से। अब देखो क्या होता है इसमें। कर। ट्रांस में क्या होता है? ये बल्कि ग्रुप है, ये फार अपार्ट रहेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? लेस होगा। अच्छा, इसमें बल्कि ग्रुप क्या होगा? एक ही साइड आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। एक ही प्लेन पर अगर बल्कि ग्रुप रखोगे तो रिपल्सन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और दोनों को प्लेन अगर साइड कर दोगे रिपल्सन क्या होगा? वीक। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखना। देखो, नोट करके लिख लो, नोट कर। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। यहाँ भी कौन सा होगा? मिथाइल है। यहाँ पे मिथाइल पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी है। देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा। लेकिन आप खुद से देखो, यहाँ पे स्ट्राइकली हिंड्रेड है नहीं, ये आ गई। ये क्या होगा? मोर क्राउडेड या लेस क्राउडेड? क्राउडेड है, ये क्राउडेड हाइड्रोजन है ये। आप खुद से देखो कि अगर आपने सिंपल बोला कि अल्कोहलिक केओएच लेके रिएक्शन करवाएंगे तो आप E2 ही पाथ फॉलो करोगे। आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे देखो। क्यों मेजर बोलेंगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसको बोलते हैं सेट से प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेट से प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास कंपाउंड था ये टू ब्रोमो थ्री मेथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड है टू ब्रोमो थ्री मेथाइल ब्यूटेन। आपने डिहाइड्रोजनेशन करवाया था, क्या बनाया आपका? देखो यहाँ पे थ्री मेथ नहीं, वन टू पे आएगा ना, तो टू मेथाइल ब्यूट टू इन। मेजर हो गई है। अब देखो इसी में अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेके करवाता, ये भी फॉलो करता है E2 ही पथ। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता देखना, ये मेजर। इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। E2 पाथ में क्या होता है कि सेटजेफ हॉफमैन दोनों का पॉसिबिलिटी होता है। इवन रिएक्शंस ऑलवेज गिव सेटजेफ प्रोडक्ट्स। इवन रिएक्शन में आप सेटजेफ प्रोडक्ट ही देखोगे, वहां पे हॉफमैन का चांस ही नहीं होता। E2 में समटाइम सेटजेफ समटाइम हॉफमैन। अब क्या होता है देखो,
If you are increasing the size of base, so you are going to favor the Hoffman. If your living group are poor, मतलब जल्दी भागेगा नहीं, तो डेफिनेटली ट्रांजिशन स्टेट लाइक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आएगा, तो फिर वहां पे आ जाएगा Hoffman. The poor living group favor Hoffman. Bulky base favor Hoffman. Better living group set Jeff. आई बात समझ में? स्मॉलर एल्कोक्साइड सेट जेब, बल्कि एल्कोक्साइड Hoffman. लिख लो ये. A bulky base like tertiary butoxide will favor less subtuzolic या more subtuzolic. और ये कब होगा? Hoffman product. E2 रिएक्शन या E1 रिएक्शन? E1 में नहीं. E1 हमेशा क्या प्रेफर करेंगे? सेट जेब. E1 रिएक्शन ऑलवेज गिव्स मोर subtuzolic, मतलब E1 रिएक्शन ऑलवेज गिव सेट जेब प्रोडक्ट. और देखो यहाँ पे क्या करेंगे एक और, पुअर लिविंग ग्रुप. याद रखिएगा ये पुअर लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो फ्लोरीन होता है पुअर लिविंग ग्रुप. कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है ना. फ्लोरीन को पुअर लिविंग ग्रुप में रखा गया. फ्लोरीन के बाद याद रखना ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे, उसमें Nr3+ आएगा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है. अगर कहीं पे आपका सल्फर का अगर Sr2+ रहेगा तो ये सब होता है पुअर लिविंग. कहीं भी एलिमिनेशन इस लिविंग ग्रुप के थ्रू करवाओगे तो हमेशा ऑप्शन बना देना. क्या बना देना हमको? ऑप्शन. हॉफमैन प्रोडक्ट. हॉफमैन आई बात समझ में कहाँ होगा? लिविंग ग्रुप अगर पुअर होगा तो क्या प्रेफर करोगे? हॉफमैन. बल्कि बेस अगर लेंगे स्टेरिकली हिंडर्ड तो क्या प्रेफर करेंगे? हॉफमैन. नहीं तो और कोई क्या प्रेफर करना? सेट से. कर ली कॉपी. हम्म. बोल चाहता हूँ. ये टर्सरी बिटॉक्साइड जो होता है, टर्सरी बिटॉक्साइड क्या होता है? देखो ये होता है टर्सरी बिटॉक्साइड. देखो बल्कि बेस है कि नहीं है? मतलब स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल है लेकिन बल्कि बेस. अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होता है, बल्कि बेस है. खुद से बताओ बल्कि बेस कभी अप्रोच कर पाएगा रिएक्शन सेंटर को? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेरिकली क्या किया? हिंडर कर दिया. तो बल्कि बेस कैन नॉट अप्रोच दिस प्रोटोन, तो आप प्रोटोन कौन सा लोगे? ये तो आपका क्या बनेगा? सेट जेप या ऑफमैन? ऑफमैन. याद रखिए. कर लोगे. अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल बता दो. देखो जैसे कंपाउंड लिया आपने, यहाँ पे ब्रोमीन है. अगर आपने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेके हीट किया, बताओ ऑफमैन या सेट जेप? ऑफमैन. अगर इसी पे आपने सोडियम इथॉक्साइड लेके जाए, सेट जेप. आई बात समझ में? तो ऑफमैन सेट जेप याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे. सेट जेप प्रोडक्ट. इधर क्या आएगा आपका? ऑफमैन सेट जेप हमेशा होता है, फाइट होता है किसमें? E2. E1 पाथ में नहीं. लिख लो कहीं पे, E1 रिएक्शन ऑलवेज गिव मोर substituted alkenes. E1 reaction always give more substituted alkenes. अब मैंने क्या बोला? डिहाइड्रोजनेशन में आपको क्या प्रेफर करना है? E2. आप E1 क्यों सोचोगे यहाँ पे? More substituted alkenes. That is Sergey-Pfeffer product. Sergey product. उसमें क्या था? ये सेट से जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेंगे ना,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल करेंगे ना, अल्कोहल टू एल्कीन, हमेशा सेट जब वो हमेशा इवन पाथ फॉलो करते हैं, इसलिए आप हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड जाते हो, लेस सब्स्टिट्यूट कभी बनाते ही नहीं डिहाइड्रेशन में। लेकिन डिहाइड्रोजनेशन जब करवाएंगे तो ई टू पाथ फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, हाफमैन सेट जब दोनों का पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट करके लिख लो। बताइए क्या लिया आपने, अल्काइल फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अगर मान लो कि आपने सोडियम इथॉक्साइड लेके रिएक्शन करवाया, या अल्कोहलिक की वजह से कुछ भी देगा, तो आप हॉफमैन प्रोडक्ट देना, ये मेजर हॉफमैन प्रोडक्ट है ये। आई बात समझ में। अब क्यों होगा, तो देखो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, देखो कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये होता है कि जिस रेट से ये रिमूव होता है उससे ज्यादा फास्ट यहाँ पे प्रोटॉन लेके बेस भाग जाएगा। बताओ, ज्यादा फास्ट अगर प्रोटॉन लेके भागेगी तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। आप ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कहाँ बनाओगे, आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में या मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसीलिए आपका प्रोडक्ट आता है हॉफमैन। और इसमें आप कई किसी किसी में लिखते थे इवन सी भी ई टू ही पाता है, ये इवन सी भी नहीं है। 100% कार्बोनाइन बनता ही नहीं, मेरा कार्बोनाइन को आइसोलेट ही नहीं कर पाया यहाँ पे, तो कैसे बोलेंगे हम लोग इवन सी भी। इवन सी भी में कार्बोनाइन का आइसोलेशन होता है, इसमें कार्बोनाइन का आइसोलेशन ही नहीं होता। हाँ, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज को एक पोजीशन पे एक्युमुलेट होते देखा गया वहां पे, इसीलिए कार्बोनाइल लाइक ट्रांजिशन स्टेट जब आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ आप कभी मत जाना, किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरफ कर लेंगे। इसी बोलते हैं इसको हॉफमैन, याद रखोगे। एल्काइल फ्लोराइड से क्या बनाएंगे आप, हॉफमैन। एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से सेटजेप हॉफमैन दोनों देखना, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड से स्ट्रिक्टली क्या बना आपको, हॉफमैन कर लेंगे। तो आपने क्या देखा, बल्कि बेस किधर गया, हॉफमैन। पुअर लिविंग ग्रुप किधर गया, हॉफमैन। नहीं तो आप किधर आना, सेटजेप कर लेंगे। और हॉफमैन और सेटजेप का जो प्रोडक्ट आता है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर नॉट स्टेरियो आइसोमर्स। क्योंकि हॉफमैन से आप बनाते हो वन टू ब्यूटीन, और सेटजेप से हॉफमैन से बनाते हो वन ब्यूटीन, और सेटजेप से बनाएंगे टू ब्यूटीन, तो ये तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, दे आर नॉट स्टेरियो आइसोमर्स। तो कभी भी हॉफमैन और सेटजेप को स्टेरियो आइसोमर्स नहीं बोलना। हॉफमैन और सेटजेप प्रोडक्ट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर नॉट स्टेरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टेरियो आएगा ही नहीं आपका। कर लेंगे कि कुछ आइडिया लगा डिहाइड्रोजनेशन में क्या वो करेंगे, हॉफमैन और सेटजेप। देखो एक चीज और बताता हूँ, ये देखो नोट करके लिख लो। ये पाई बॉन्ड्स देखना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, ये ब्रोमीन है। अल्कोहलिक की वजह देके हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन तो होगा। क्या करेंगे आप, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन है, देखो कौन कौन सा बीटा पोजीशन है। ये भी बीटा पोजीशन है आपका, ये भी बीटा है। अब क्या होगा कि ऑलरेडी एक रेजोनेटिंग ग्रुप देख रहे हो आप यहाँ पे, if the substrate having resonating group then formation of pi bond prefer at conjugate position, मतलब यहाँ पे आप पाई बॉन्ड बनाओगे तभी तो रेजोनेंस का एडवांटेज मिलेगा। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस का एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, इसलिए रूल ऑफ कंजुगेशन बोलते हैं इसको। अगर सबस्ट्रेट के बाद रेजोनेंस होगा तो कहाँ पे जाएंगे आप, रूल ऑफ कंजुगेशन। तो जब एलिमिनेशन देखते हैं, सॉफ्टमैन सेट से रूल ऑफ कंजुगेशन तीनों एक साथ चलता है। सॉफ्टमैन तो बोला था मोर सब, ये क्या बोला था, सेट जब क्या बोला, मोर सब एल्किन्स, मोर स्टेबल एल्किन्स आर मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड। आई बात समझ में। लेकिन जब रेजोनेंस का पार्ट दिया था फिर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, फिर रेजोनेंस। कहीं पे अल्कोक्सी ग्रुप है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो अल्कोक्सी डबल बॉन्ड पे क्या होगा, रेजोनेंस, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे किसका, पाई बॉन्ड का पोजीशन कर लेंगे यहाँ पे। पकड़ लोगे, रूल ऑफ कंजुगेशन लिखो आप नेक्स्ट।
नोट करके लिखो। डी हेलोजिनेशन फ्रॉम वीक डायलाइट। विसनल डायलाइट्स होगा, उससे क्या करोगे आप? तो क्या बनेगा? अल्कीन ही बनेगा। तो आपका डी हाइड्रोजनेशन में आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन लिए, आप ब्रोमीन लेंगे, मे भी क्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन मत लेना। हाँ देखो किससे करवाएंगे डी हेलोजनेशन, देखना। अगर आप जिंक ले लेंगे और हीट का साइन दे देगा, तो जिंक को कभी ईथर में भी ले लेगा, जिंक को कभी अल्कोहल में भी लेगा, एक्वस में ले लेंगे। एक्वस में क्या करवाता है? रिडक्शन करवा देता है, एल्केन बना देगा। आपको एल्कीन की तरफ जाना था, जिंक को अल्कोहल या ईथर में लेके करेंगे, ई टू पाथ ही फॉलो होता। यहाँ पे जाएंगे, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन ले लेगा आपको, तो समझना कि डिहेलोजिनेशन करवा रहा है ये सब। ये क्या बनेगा देखो, अल्कीन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा आपको, IBr बनेगा, और क्या बनेगा? Br माइनस। कर लेंगे। IBr जो था वो इंटरलोजन कंपाउंड्स होता है वो। तो बताओ डिहेलोजिनेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों का रिएजेंट डिफर कर रहा है ना। सबसे ज्यादा कंपटीशन में यहाँ पे क्वेश्चन आता है इससे। जहां भी डिहेलोजिनेशन करवाए ना, जिंक या मैग्नीशियम दो ले, जिंक या मैग्नीशियम दो लेगा यहाँ से डिहेलोजिनेशन। जैसे देखना डायलाइट या जिंक हीट, तो समझना डिहेलोजिनेशन है। ये बहुत रेयर कंपटीशन में, सबसे ज्यादा यही देखा मैंने। हाँ इधर उधर बुक बना तो उसमें ये देखा, लेकिन कंपटीशन में नहीं ये देखा। एसीटोन में ये सॉल्युबल होता है, तभी तो आपका सॉल्युबल होगा, तभी तो आई माइनस जाएगा Br माइनस के साथ, Br प्लस के साथ इंटरलोजन बनाने। तो ये तो बैक, ये तो स्टॉप तो करेंगे ही, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा आपका। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो, ये तो सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वो तो जब फिंकेलस्टीन रिएक्शन पढ़ाए थे तो बताए थे, ये सब प्रेसिपिटेट होता है वो। तो आपका ये काम है इसका इंटरलोजन कंपाउंड बना, वही तो फैसिलिटी सॉल्युबल है, तभी तो इंटरलोजन कंपाउंड बनेगा। लेकिन ब्रोमाइड को प्रेसिपिटेट करेंगे तभी तो आप फॉरवर्ड चले जाएंगे। कर लेंगे। तो ये क्या होता है देखना है यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, देखना आइडिया। ये ब्रोमीन है, ये पहले क्या होता है, माइनस इस पे अटैक करता है, और इधर से मैं क्या कर रहा हूँ ब्रोमीन, तो देखो क्या बनेगा आपको, IBr बन रहा है ना आपका। अब ब्रोमाइड क्या होगा आपका, सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में क्या होगा, प्रेसिपिटेट रहेगा वो, कहाँ पे? एसीटोन। इसका रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता मैकेनिज्म। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपका ये सोडियम आयोडाइड अगर एसीटोन देगा तो क्या करवाना है, फिसनल डाइलाइट मिला तो क्या करवा देना आपको, डी हेलोजन। इसके लिए बता रहा हूँ, मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, मैकेनिज्म का जो रिजल्टेंट है वो आप इजीली पकड़ लोगे, उसके लिए छोड़ो, ये कर लेंगे आप। देखो मेजो है ये, ट्राम बताए थे आपको। एंटी एडिशन था। ट्राम में एंटी एडिशन किया था आपने Br2CCl4 का, क्या मिला था? क्या मिला था ट्रांस पे? जब आपने एंटी एडिशन किया था तो मेजो फॉर्म आया था। अब मेजो पे जब आप E2 एलिमिनेशन करेंगे, डी हेलोजनेशन करेंगे, तो फिर आ जाएगा ट्रांस। इतना याद रखना। देखो, ट्रांस एंटी मेजो, ट्राम, ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन करेंगे तो मेजो फॉर्म आएगा।
मतलब ये बोलते हैं इस पे कि अगर आपके पास ये ट्रांसिएसिस है, अगर आप Br2CCl4 देंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा ये, क्या आपका मेजो, ठीक है, ट्रांस पे मेजो, असिस पे क्या होगा डीएल पे। अब ये मेजो फॉर्म से डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा ट्रांस। तो क्वेश्चन अगर देखिएगा तो एक ट्रिक में आप पकड़ लो कि क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं करना आपको। मेजो फॉर्म देगा तो ट्रांसएल्कीन बना देना, डीएल पेयर देगा तो सिस बना देना, कर लेंगे। देखो एक होता है कार, सिस एंटी, मतलब Br2CCl4 लेंगे तो एंटी होगा, और उसी पे एंटी एलिमिनेशन E2 करेंगे डीहाइड्रोजनेशन पे क्या आ जाएगा फिर सिस। तो ट्रिक याद रखना, कार ट्राम, मेजो देगा तो फिर ट्रांस की तरफ आ जाना, रेसमी मिक्सचर देगा तो फिर सिस की तरफ आ जाना। कब, जब वो क्या करेंगे डी हेलोजनेशन। तो दोनों इसमें है, एंटी एडिशन का भी ट्रिक है, एलिमिनेशन का भी ट्रिक है, याद रखोगे कार ट्राम का। कर ली कॉपी। तो डी हेलोजनेशन समझ में आया आपको। अगर कहीं पे मान लो एक क्वेश्चन मैं देखूँ आपको कि ये डायलाइट्स है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन है ये, और ये ब्रोमीन है, अगर मैंने इसको जिंक देके ईथर देके हीट किया तो क्या करेगा ये, बनेगा ना ZnBr2। अगर आप सोचो कि सोडियम इथॉक्साइड देके अगर हीट करते थे क्या बनता, तो इधर क्या ले रहे हैं हम लोग, सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं हम लोग फॉर डी हाइड्रो हेलोजनेशन, जिंक लेते हैं फॉर डी हेलोजनेशन। तो विस्नल डायलाइट पे जब आप जिंक लेंगे तब एल्कीन बना देना, विस्नल डायलाइट पे जब आप जिंक लेंगे तो आप एल्कीन बना देना। अब विस्नल डायलाइट पे जब आप सोडियम इथॉक्साइड लेंगे या सोडामाइड लेंगे कुछ भी लेंगे तब डी हाइड्रोजनेशन करोगे, साइक्लिक कंपाउंड पे अल्काडाइन बना देना, साइक्लोअल्काडाइन, मतलब दो डबल बॉन्ड आ जाना, ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड बना देना, ओपन चेन में अल्काइन बना देना, क्लोज चेन में अल्काइन में बनाना, क्योंकि क्लोज चेन में आपका रिंग का साइज स्मॉल है, आप कभी वहां पे sp कार्बन नहीं देंगे, हमेशा कार्बन क्या होना चाहिए sp2। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा आपका ये, तो आपने क्या किया यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन या डीहेलोजनेशन। तो यही डिफरेंस है रिएजेंट पकड़ने का, मतलब कि अल्कोक्साइड से क्या करता है डीहाइड्रो हेलोजनेशन। कैसा होगा थोड़ा सोचो, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इथॉक्साइड का काम क्या होता है प्रोटॉन लेना, देखो प्रोटॉन लिया ये इधर से गया, देखो एक स्टेप में ये गया, फिर दूसरा बीटा हाइड्रोजन इधर भी है तो फिर ब्रोमीन इधर लाएगा, स्टेप बाय स्टेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, फिर इथॉक्साइड आएगा आपका, फिर इधर से जाएगा, फिर ये बॉन्ड जाएगा तो आपका क्या बनेगा साइक्लोहेक्साडाइन। आएगा समझ में। दो स्टेप क्या है आपका E2, दो स्टेप क्या हो रहा है E2, कर लेंगे। हाँ ओपन चेन में अगर फिशनल हाइलाइट होगा तो फिर क्या बना देना, अल्काइन, क्या बना देना, अल्काइन। जैसे देखो क्या ये, एथलीन ब्रोमाइड, एक होता है इथालाइडीन, तो इथालाइडीन का मतलब होता है जेमिनल, और एक होता है अल्कीन, अल्काइलिन, तो अल्काइलिन का मतलब होता है विसनल। इथालाइडीन अगर लिखते तो क्या होता है जेमिनल। तो ये विसनल हाइलाइट के जब आप क्या करेंगे देखो, एक बार में क्या लेंगे, आप लेंगे अल्कोहलिक OH, सेकेंड टाइम में क्या लेंगे सोडामाइड ले लिए, तो लिटरली आप क्या कर रहे हो डीहाइड्रोजनेशन ही करवा रहे हो, हाइड्रोजनेशन, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। ये क्या कर देगा देखो, ये बना देगा आपका इथीन।
सॉरी, इथाइन एसिटिलीन बना देगा नहीं ये, तो क्या है ये? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। हम्म। दो हाइड्रोजन अगर पास पास है यहाँ पे, इस तरह का अगर ब्रोमीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, थ्री। एक बार यहाँ से जाएगा ये, एक बार फिर जाएगा ये, क्या बना? बीच वाला मतलब ये? नहीं, बीटा एलिमिनेशन होता है ना। तो बीटा एलिमिनेशन हो तो अल्फा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन है उस कार्बन से हाइड्रोजन ही ना हटा सकते, तो कार्बन बन जाएगा ना आपका वो, तो वो नहीं करेंगे, इधर से लेंगे। आई बात समझ में? तो यही होता है आपका बीटा एलिमिनेशन। तो क्या बना बीटा एलिमिनेशन से? एल्कीन बनाओगे, एल्काइन बनाओगे। जब आपका डायलाइट्स होगा, बिस्नल डायलाइट्स, आप डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्काइन बना देंगे। याद रखोगे? ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है आपको। सोडामाइड नहीं लेंगे तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि बीच में क्या आएगा? फिनाइलिक हैलाइड आएगा। फिनाइलिक हैलाइड का कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। वहां पे अल्कोहलिक एल्कीन हो जाएगा, लेकिन वहां पे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा स्पीड कम करने के लिए थोड़ा बेस का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग सोडामाइड लेके थे। सिंगल सोडामाइड लेके चले जाओ तो बेस्ट है वो, तो आपको इक्विवेलेंट फिक्स करना पड़ेगा। दो इक्विवेलेंट या वन इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट लेंगे तो अल्काइन बना देगा, थ्री इक्विवेलेंट एक्सेस ले लोगे सोडियम एसिटाइलाइट बना देगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा? रिएक्शन। भाई बात समझ में? देखो जैसे आपका यहाँ पे देखो, और एक क्वेश्चन दिखा, देखो नोट करके लिखो। देखो ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है, इसमें मैंने सोडामाइड ले लिया, NH2 एक्सेस। ये क्या करेगा देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Na+- प्रोपाइन में तो कन्वर्ट करेगा। अब प्रोपाइन में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सोडामाइड के साथ एसिड का रिएक्शन भी होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th में कि CH3 और ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। NH2- ऐसे आएगा तो ये तो बेस है, ये तो प्रोटॉन ट्रैप करेगा। तो देखो क्या बना आपका, CH3 सोडियम एसिटाइलाइट्स, बनता है कि नहीं है? इसलिए एक्सेस देंगे तो ये आ जाएगा। और डिहाइड्रोजनेशन कहीं भी करवाओ, डिहाइड्रोजनेशन सोडामाइड हमेशा प्रेफर करता है टर्मिनल अल्काइन। क्या प्रेफर करता है? टर्मिनल। अल्कोहलिक ओएच प्रेफर करता है नॉन टर्मिनल। अगर आपको नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाना है तो आप अल्कोहलिक ओएच से करेंगे, और सोडामाइड अगर लेंगे तो दैट प्रेफर द टर्मिनल अल्काइन। एसोमराइज कर देता वो, बता देंगे कभी अभी कर लेंगे। आई बात समझ में? ये अब लिख लो, ये क्या था आपका? एलिमिनेशन। आपने ये समझ में आ गया ना कि कहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, कहाँ पे डिहेलोजनेशन होगा। जिंक याद रखना, जिंक का मैग्नीशियम याद रखना, जिंक मैंने लिखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं हम लोग। जिंक का मैग्नीशियम लेके क्या करते हैं? डी हेलोजनेशन कर लेंगे। लिखो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब पता चलना चाहिए ना कि एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। Recording in progress. You are not. You are not audible.